नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और आज हमारे बीच मौजूद है अखिलेश वर्मा जी, जो कि दिल्ली से हैं लेकिन जनपद के निवासी हैं। दिल्ली में जो कि एक अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रबंधक हैं। देख रहे हैं जनपद का गौरव हैं। तो आज बात करते हैं बुंदेलखंड की। जो जनपद के निवासी बात बुंदेलखंड की करते हैं कि बुंदेलखंड में इतना सब कुछ होने के बाद भी आज बुंदेलखंड का अगर राजनीति होती सबसे बड़ी राजनीति मानी जाती है, लेकिन फिर भी आज बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है। एक आज खुद का व्यापार नहीं है और बुंदेलखंड के लाखों युवा आज भटक रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। अखिलेश जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी, हमको बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हम पहले शुरुआत में आपका जीवन संघर्ष जानना चाहेंगे। जीवन परिचय नहीं, जीवन संघर्ष किस तरह आपने जनपद से निकलकर बाहर जाकर एक अपने आप को काबिलियत इंसान बनाया, तारीफ काबिलियत इंसान बनाया, और किस तरह संघर्ष रहा आपका जीवन का। जी, जीवन तो बहुत अलग रहा है मेरा। मैं गांव में रहता था, बचपन से गांव में ही पढ़ाई की। 8-10 किलोमीटर पैदल साइकिल से ऐसे ही स्कूल जाता था। फिर उरी में पढ़ा कुछ दिनों के लिए सनातन स्कूल में, कॉलेज में, एंड देन इंजीनियरिंग करा मैंने। तो सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी कि अब इंजीनियरिंग करने जब गया मैं, तो हम लोग के लिए एडमिशन की जो एक्चुअली इंजीनियरिंग के लिए जब आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो फीस बहुत होती है। तो उस टाइम भी हमको गवर्नमेंट फंड करती थी बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन एंड द अदर थिंग्स। तो गवर्नमेंट हमको फंड्स करती थी, तो उसकी वजह से हम लोग पढ़े। जब हम लोग कॉलेज जाते थे, मुझे याद है कि कई बार हमको बस डिपो से ना जाके ट्रक से जाते थे, जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ इनमें भर के जाती हैं, खाली हो जाते थे, तो फिर उनसे निकल जाते थे क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। डिपो का किराया 300 साढ़े 300-400 रुपये होता था, वो ट्रक आपको 100 रुपये में छोड़ देता था। तो वहाँ से इस तरह से फिर मैंने फिर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद फिर कॉलेज से ही कंपनी में प्लेस्ड हुआ एज ए मैनेजर। फिर अभी 6 साल से काम कर रहा हूँ और अभी एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए मैनेजर वर्किंग हूँ। आज भी बुंदेलखंड अगर पिछड़ा है, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर हर चीज में पिछड़ा है, तो आप इसका क्या प्रमुख कारण मानते हैं? क्योंकि आप जब दिल्ली पहुंचे, वहां का माहौल देखा, हर चीज देखा, अब प्रमुख क्या कारण मानते हैं आज भी अगर बुंदेलखंड पिछड़ा है? बुंदेलखंड में अभी तो बहुत विकास हो रहा है। जैसे अभी देखा है कि ये डिफेंस कॉरिडोर है और ये तुम्हारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, ये सारी चीज़ें अभी बन रही हैं। बट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन जो वहाँ का प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री नहीं है। रोजगार के लिए लोगों को दिल्ली आना पड़ता है या किसी और दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो बहुत 2-3 चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। मान लीजिए कि आप गाँव से निकल के शहर में आते हैं, तो आपका एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रिसोर्सेज़ आते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर द 4th क्लास। मेजरली जो रिसोर्सेज़ होते हैं वो 4th क्लास या किसी ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर चीज़ों को करने के लिए लोग आते हैं। तो एजुकेशन का अगर सेगमेंटेशन हो, स्किल डेवलपमेंट जिसे हम बोले, वो एक अच्छी तरह से हो और लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। पढ़ाई को सिर्फ़ ऐसे ना देखा जाए कि सिर्फ़ हमको पढ़ाई के बाद एक सरकारी नौकरी करना है या कुछ इस तरह से चीज़ें करनी है। पढ़ाई करी जाए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो फिर आप ऑफ कोर्स एक स्ट्रीम में जा सकते हैं, एक क्लासिफ़ाई कर सकते हैं कि किस एरिया में हमको काम करना है और उसके हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अभी जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि लोग दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, क्या बुंदेलखंड में ही हमको काम नहीं मिल सकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी चीज़ें जिस तरह से कॉरिडोर एंड रोड कनेक्टिविटी जब अच्छी हो जाएँगी, तो मेरे हिसाब से काम मिलने लगेगा। लेकिन काम मिलने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल नहीं होगा वहाँ पे नियर बाई का जो पॉपुलेशन है, तो फिर से दिक्कतें आएँगी, फिर लोग बाहर से बुलाने पड़ेंगे। तो एजुकेशन इज़ ओनली अ की रोल यू कैन से कि जहाँ पे लोगों को फ़ोकस करना चाहिए। और गाँव में तो स्पेसिफ़िकली बात करूँ, बहुत बड़ा एरिया है जो बुंदेलखंड का, मुझे लगता है जो गाँव में लोग रहते हैं।
और वहाँ पे एजुकेशन को लेके सिचुएशन मुझे लगता है बहुत खराब है। हम अपने जब गाँव जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं तो वो स्कूल में टीचर नहीं आते हैं या पढ़ाई नहीं होती। स्कूल का हालत देखिए तो जर्जर स्थिति में स्कूल होते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे डेवलपमेंट हो, तो बहुत सी चीज़ें हो। लाइक अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड एक बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है बुंदेलखंड का। भारत के जितने भी आज़ादी को लेके रानी लक्ष्मीबाई हैं और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं और बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो काम होना चाहिए, टूर एंड ट्रैवल्स भी बहुत बढ़ेगा बुंदेलखंड में, तो वहाँ से भी रोज़गार आएगा लोगों को। देखा जाता है कि बुंदेलखंड को राजनीति के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। बुंदेलखंड से अगर राजनीति करी जाती है, यहाँ सर कई विधायक बनते, सांसद बनते हैं, लेकिन बनने के बाद इस तरह दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया था, इस तरह बुंदेलखंड को निकाल के फेंक दिया जाता है। इतने समय हो गया आजादी के बाद, आज तक बुंदेलखंड को खुद का बेरज। राइट। मैं अभी देखता हूँ, मैं कई बार ये जो अभी जो बजट सेशन और ये सब संसद में लोग आते हैं जो और तो मैंने कभी देखा नहीं कि बुंदेलखंड की कोई बहुत ज्यादा बात रखी जा रही है कि तो ऐसा अब पता नहीं क्यों लोग ऐसा है। मेरा उतना जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स में, बट मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ कि बुंदेलखंड में कोई बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जबकि देखा जाए तो बुंदेलखंड मुझे लगता है कि भारत का सबसे पिछड़ा एरिया है और डेवलपमेंट वहाँ बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है बुंदेलखंड में। एग्रीकल्चर के फील्ड में देखा जाए तो कई बार बहुत सारे इश्यूज, लाइक बारिश टाइम पे नहीं होती। हम पिछले 4-5 सालों से ऐसा देख रहे हैं, तो किसान तो नुकसान में जा ही रहा है। तो कैसे वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, कैसे क्योंकि किसानों को आप लाके सभी को बोलोगे कि नौकरी करो तो खेती नहीं होगी, तो खाने-पीने की चीज़ें सब कहाँ से आएगा? इतना महँगा होता जा रहा है। अब दिल्ली जैसे या किसी दूसरे देशों की भी बात करें, वहाँ पे सब देखा जाए तो हर चीज़ें पैक्ड आ गई है। आपको रोटी भी लेना है, सब्ज़ी भी लेना है, तो सब पैक है। ये स्टोर करके दी जा रही, तो फ्रेश चीज़ ही नहीं मिल रही है लोगों को। तो अगर पानी और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था अच्छे से हो, किसान एनरिच्ड हो, तो ये जॉब करने का ज़रूरत लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो खेती पे ही फ़ोकस करेंगे। तो बहुत अपॉर्च्युनिटी भी उनके लिए बनेगी और लोगों को एक हेल्दी फूड भी अवेलेबल हो पाएगा। आपने बाहर घूमे से इंजीनियर है, कई जगह भी घूमा होगा, दिल्ली में है इस तरह। अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास किस तरह हो सकता है, क्या यहाँ को जो नेता है, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, ऐसा क्या करें कि एक बुंदेलखंड के लिए खुद का रोजगार हो सके और बुंदेलखंड का खुद विकास हो सके? इसको बहुत मैं घूमने की बात की तो मैं दिल्ली में तो रहता ही हूँ, मैं दूसरे देशों में भी गया हूँ। तो विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ कोई एक ये शहर या एक कोई जगह को नहीं चुन सकते हैं। पॉलिटिक्स में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का कुछ एक इलाका होता है और लोग वहीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो स्थिति अभी सबसे ज़्यादा जो खराब है, क्योंकि अभी हमारे उरई या झांसी इस तरह के शहरों की बात करें तो वहाँ पे वही लोग रहते हैं जो सरकारी नौकरियाँ करते हैं या कहीं न कहीं रोज़गार है उनका या उनके फैमिली वाले लोग रोज़गार में हैं, तो वो लोग ही बाहर रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बुंदेलखंड के विकास के लिए कहें तो गाँव का डेवलपमेंट। अब विलेज का डेवलपमेंट कैसे होगा वो उस पे मुझे जहाँ तक लगता है, सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, अच्छे लोग जो एजुकेशन देना चाहते हैं या कुछ और तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। रोड कनेक्ट अब मैं अपने गाँव की बात करूँ, तो मेरे गाँव में जब बारिश हो जाती है तो मैं गाँव तक मेरी गाड़ी ले जाने में मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट जहाँ मैं गाँव में गाड़ी खड़ी करता हूँ, अगर बारिश हुई तो 2 दिन वहाँ से निकाल नहीं सकता हूँ। तो ऐसा कंडीशन है, पूरे रास्ते उतना अच्छा चीज़ें नहीं है। मुझे लगता है काम हो रहा है, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो इस तो तरह देखा गाँव का जाता है डेवलप ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह की सड़कें, अगर आपने बात करी है तो आप कई साल आते जाते रहते होंगे, जैसे आज भी वही स्थिति बनी हुई है। अगर सड़कें डलवाई जाती हैं तो सालों में खड़ अभी जाती हैं। मेरा गाँव यहाँ ये ईदलपुर पड़ता है, तो सियारी से आप होता से हुए आते हैं,
तो रास्ते में एक गाँव पड़ता है सियारी, वहाँ पे आप रास्ते में ही बारिश हो जाती है तो हमारी गाड़ी कई बार फँसी हुई है, ट्रैक्टर से फिर निकाला मैंने। तो फँस जाती, इतने बड़े-बड़े ग गड्ढे रहते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं बनते, मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आता है। बहुत छोटा-सा रास्ता है, सभी को पता है कि यहीं से लोग निकलते हैं। किसान भी अपना माल-वाल लेके जाते हैं, सारी चीज़ें करते होंगे। तो दिक्कतें तो होती होंगी, वो पर क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता। मैं डेवलपमेंट पे आता हूँ कि कैसे उस पे काम हो सकता है, मुझे जैसे लगता है। रोड ठीक हो, तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो रोज़गार वहाँ से बनेगा। मान लीजिए गाँव में लोग भैंसे पालते हैं, जानवर होते हैं, दूध ले जा सकते हैं। शहरों के लिए टाइम से पहुँच जाएँगे अगर रोड अच्छा होगा। अब जैसे आपका अभी गवर्नमेंट का जो फार्मिंग बिल्स एंड वो आया है, जिसमें लाइक बिज़नेस टू फार्मर डायरेक्ट एक फार्मर से डायरेक्ट एक कोई कंपनी या बिज़नेस उनसे माल खरीद सकती है। अब जिस गाँव में रोड ही नहीं है, तो वो कौन लेके आएगा? मान लो उस गाँव में उसको 1000 कुंटल गेहूँ या मटर मिल जाता है, तो उसके पास अच्छा रोड ही नहीं है उस गाँव में, तो कोई आएगा ही नहीं उस गाँव में। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। राइट, जैसे बोलते हैं ना कि अमेरिका डेवलप इसलिए नहीं है कि वहाँ वो बहुत पैसे वाला है, वो इसलिए पैसे वाला है कि वहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद गाँव का मुझे लगता है कि सबसे क्वालिफ़ाइड अभी देखिए वहाँ टीचरों के लिए बहुत नौकरियों का अभी चलता रहता है, कई सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो कैसे सबसे क्वालिफ़ाइड लोग वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। तो वो पढ़ा नहीं पाते हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं इस तरह की? तो मुझे लगता है कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और उनका वहाँ पे जहाँ पे बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो। तो जिससे कि बच्चे भी जाएँ और उनको और उस पे अगर लगता है कहीं पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए, जिससे कि वो 100% वहाँ पे रिज़ल्ट आए। अगर वो ऐसा होने लगेगा, तो सभी लोग एजुकेटेड हो जाएँगे। एजुकेट हो जाएँगे देन दे गेट टू नो कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा है, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खेती के लिए है आपका लोगों को कैसे पानी की व्यवस्था हो खेतों पे टाइम-टाइम पे, वो जिससे कि उनको अपना अनाज बो सके। थोड़ा क एग्रीकल्चर में मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। ये लोगों को अभी मुझे लगता है ऐसा है कि वहाँ पे वो कोई मटर ही बोता रहता है, कोई गेहूँ ही बोता रहता है। तो सॉइल टेस्ट हो, खेती का टेस्ट हो, उसका ज़मीन का किस लायक है, उसमें वही फसल की जाए, प्रॉफ़िटेबल हो। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट या कोई रोज़गार कोई बहुत ज़्यादा दूर तो होगा। शिक्षा के लिए अगर ये देखा जाए, जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली हमेशा शिक्षा के लिए सुर्खियां बटोरती है। इस तरह वहाँ के स्मार्ट स्कूल है, बताया गया। यहाँ के प्राइवेट भी स्कूल इतने आधुनिक नहीं है जैसे वहाँ के दिल्ली के जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं। तो क्या लगता है, अपने यहाँ के जो सरकारी स्कूल चूते हुए छात्र हैं, तो कहाँ तक शिक्षित पे इतना पैसा अगर बर्बाद कर रहे हैं तो कहाँ तक सफलता मिल पाएगी, लोग कैसे शिक्षित हो पाएंगे? हुँ। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का अब तो काफ़ी अच्छा स्थिति हो गया है। अभी सारा बट वहाँ पे भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ होती है कि शिक्षा आपने देखा होगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो किसी जगह या किसी इमारत की मोहताज नहीं है, राइट? बट ये है कि एक सबसे अच्छा तो जो शिक्षक हैं वहाँ पे वो लोग टाइम पे आए, वो लोग टाइम पे पढ़ाए, क्या पढ़ाना चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि लोग अब कुछ लोगों का मैंने सुना है, मैं कई बार जाता हूँ गाँव तो सोचता हूँ या डिस्कस करता हूँ लोग, तो लोग बच्चे जाते ही नहीं हैं स्कूल। तो बच्चे क्यों नहीं जाते हैं उनके लिए टीचरों का भी क्या है कि शिक्षा एक ऐसा बना कि अध्यापक आया वो एक उसका भय है, कि टीचर आया मैं उसके सामने बैठ पाऊँगा, वो डाँट देगा, कुछ कर देगा। तो टीचरों को समझना चाहिए कि अभी माहौल ऐसा नहीं रखना चाहिए, उनको फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो मिले वो कहे कि मैं टीचर से अपने मिलने जा रहा हूँ, मेरे कोई गार्जियन या मेरा फ्रेंड है, इस तरह से वो इस तरह का माहौल होना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा वहाँ स्कूल में जाके उसको खुशी हो। अब तो स्कूल में खाना भी मिलता है, तो खाना भी उसको व्यवस्थित अब मुझे लगता है कि दिन भर तो वो खाना का ही कार्यक्रम चलता रहता है स्कूलों में। तो वो भी किस तरह से उसको स्ट्रीमलाइन हो, वो भी एक टाइम उसका डिफाइन किया जाए, उसका डिफरेंट एरिया हो, जहाँ पे क्लासें लगनी है, पता लग रहा है वहीं पे खाना बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो आपको वैल्यू एडिशन के लिए करा जा रहा है चीज़ें दैट इटसेल्फ बिकम अ हर्डल। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बुंदेलखंड अगर पृथक राज्य बन जाए, अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाए, तो शायद बुंदेलखंड का विकास संभव है।
देखो मुझे एक मेन चीज ये है कि एक राज्य बनता है या नहीं बनता। ऑफ कोर्स कोई भी एक व्यवस्था होती है तो उसमें डिपार्टमेंट्स बनाने से कुछ ना कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं कि आपके पास अभी जिम्मेदारी लगता है 200 लोगों की है, फिर आपको 4 लोग ऐसा करो 50-50 लोगों का ग्रुप बना दिया, 4 लोगों को एक अलग-अलग लीडर बना दिया। तो बुंदेलखंड भी ऐसे ही राज्य बन जाता तो एक उसका दूसरा मुख्यमंत्री हो जाएगा और वही सब चीजें चलने लगेंगी। बट अभी तो ऐसा है कि हर जिले में एक अधिकारी है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सारी व्यवस्थाओं के लिए हर एक अलग-अलग पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं। तो हमें राज्य बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमको काम करना चाहिए। सभी लोग की रिस्पॉन्सिबल पीपल है वहाँ पे, हर जगह पे है। तो राज बनता है नहीं बनता दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उससे क्या फायदा होगा नहीं होगा वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है अखिलेश जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जनपद के लिए कर दिखाया, आपने लेकर दिखाया, अपने घर वालों का नाम रोशन कराया और जनपद के लिए गौरव बने हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे। आज हमारे बीच मौजूद थे अखिलेश जी, जो कि दिल्ली से इंजीनियर हैं, दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी अमेरिका में किसी भी। तो देखते